बहुत पैसा है फ्रेंचाइज मॉडल। आज कितना बड़ा है चाय सुट्टा बार? 630 स्टोर हो गए। सो अगर मैं बात करूं फ्रेंचाइजिंग वर्सेस कंपनी ओन्ड एक्सपेंशन, कौन सा मॉडल ज़्यादा सही रहता है? देखिए, अगर आपके पास पैसा हो तो कंपनी मॉडल ही अच्छा रहता है। फूड से ज़्यादा सस्ता तो कोई फ्रेंचाइज दे ही नहीं रहा है, वो फ्री में भी बांट रहे हैं लोग। कुछ इक्का दुक्का बड़े बदमाश आ जाते हैं, शातिर रह जाते हैं, पूरे दिमाग में लगा के आते हैं कि हम खुद का ब्रांड बनाएंगे, इनसे सीख लेते हैं एंड हम लोग खुद का बोर्ड लगा लेंगे, जो हमारे साथ कई बार हुआ। मार्केट में अभी कुछ फ्रेंचाइजीज आ रही हैं जहाँ पे वो लोग सिर्फ फ्रेंचाइजी फी ले रहे हैं और इवन रॉयल्टी फी भी नहीं ले रहे हैं। अरे फ्रेंचाइज फीस भी नहीं ले रहे। क्या बात! हाँ, बहुत सारे हैं। ऐसे मॉडल सस्टेन कर पाते हैं लॉन्ग टर्म? तो ये बिना पैसे का बैकएंड कैसे चलाएंगे? करोड़ों की सैलरी बांटते हैं महीने की, करोड़ों की। XYZ कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ और इन्वेस्ट कर देता हूँ, काम और कोई करेगा, प्रॉफिट आता रहेगा। नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। एक बार जगह गढ़ बन जाता है, बहुत पैसा आता है उससे। फ्रेंचाइजी नॉट फुल प्रूफ मॉडल। आपने फ्रेंचाइजी ले लिए तो 100% चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टारबक्स, देयर ओन कंपनी स्टोर क्लोज्ड, इट इज टाटा बैक्ड कंपनी। फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेचना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? पहली फ्रेंचाइजी थी, इतनी अच्छी चली वो दुकान की जिसकी हद नहीं, तो हमको फिर वो बंद करनी पड़ी शॉप। कॉल अनुभव दुबे सर, कॉल अनुभव दुबे सर। लोगों लगा है कौन ये, इसको इतना लोग चाह रहे हैं, वो हमारे लोग थे। दूसरे का धंधा देख के सबको बढ़िया लगता है यार। सिंस यू आर डूइंग द बिजनेस, तो आपको पता है कि इस चीज़ के चैलेंजेस क्या क्या है। सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है। हे एवरीवन, आपने आपके आसपास कुछ बिजनेसेस को एक स्टोर से 1000 स्टोर्स तक जाते देखा होगा और उसका रेवेन्यू करोड़ों तक पहुंचते भी देखा होगा। और अगर आपके मन में भी ये आ रहा है कि कैसे आप अपने बिजनेस को 10 लाख से 100 करोड़ तक लेके जा सकते हो, तो उसका एक बेस्ट फॉर्मूला होता है जो बिलियनियर्स भी यूज करते हैं, वो है फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट करना, जिसमें ना आपकी कोई कैपिटल लगती है, ना ही आपका कोई 100% डेडिकेटेड अटेंशन, और उसकी स्केलेबिलिटी भी 100% तक बढ़ जाती है। सो इसी फ्रेंचाइजी मॉडल को बनाना और कैसे स्केल करना है, उसके लिए आज हमने हमारे पॉडकास्ट पे अनुभव दुबे को इनवाइट किया है, जो कि फाउंडर है चाय सुट्टा बार के, जिन्होंने आज से 9 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट की थी और आज उनके 700 से ज्यादा स्टोर्स हैं। और ये स्टोर सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस, यूके, ओमान और दुबई जैसी कंट्रीज में भी है। तो आज इस पॉडकास्ट में हमने डिस्कशन किया है कि कैसे आप अपने बिजनेस में फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट कर सकते हो, उसे स्केल कर सकते हो, कौन कौन से फ्रेंचाइजी मॉडल होते हैं, कितने करोड़ आप इसमें बना सकते हो, कैसे फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेचनी होती है, कैसे उसे रिटेन करना होता है, क्यों फ्रेंचाइजीज बंद हो जाती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किन किन तरीके से आप एक फ्रेंचाइजी से पैसे बना सकते हो। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। अनुभव भाई, बिफोर वी स्टार्ट आवर मेन कॉन्वर्सेशन, एक क्वेश्चन है जो इंटरनेट पे हाईएस्ट सर्च क्वेश्चन है कि एक बंदा अगर अपने बिजनेस में फ्रेंचाइजी मॉडल बनाता है, कितने करोड़ों रुपए कमा सकता है? फ्रेंचाइजी मॉडल बना के, मतलब उसको ब्रांड बनाता है, फ्रेंचाइजी बेचता है। फ्रेंचाइजी बेच बहुत पैसा बना सकता है फ्रेंचाइजी मॉडल की तो लिमिट ही नहीं है, क्योंकि आपका कैपेक्स खुद का इन्वॉल्व नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं कि आपको खुद का पैसा लगाना है या रेज करना है, तो ऐसा नहीं रहता है। अगर आपके ब्रांड में ताकत है तो लोग आप अप्रोच करेंगे, आप बेचिए उसको। और एक्सपेंशन की तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती उसमें। एक्सपेंशन की दिक्कत बिल्कुल नहीं रहती फ्रेंचाइजी में, सस्टेनेबिलिटी की रहती है। और आप सर्विस बाकायदा अच्छी प्रोवाइड करो, इसकी थोड़ी ज़्यादा। अगर आप बूटस्ट्रैप हैं तो सर्विस अच्छी देने में आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, वो पैसा ज़्यादा चाहिए होगा और आप बर्न भी करोगे। बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत पैसा है फ्रेंचाइज मॉडल, किसी ने बहुत अच्छे चला लिया तो। आई थिंक द बिगेस्ट एग्जांपल्स आर मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज। ये लोग अच्छे लेवल पे जा चुके हैं अब। अच्छे लेवल पे मतलब दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू वेस्ट इकोनॉमी। मतलब आप मतलब डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स तो यहीं से हैं, यूएस से हैं। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं वो लोग वहाँ की जीडीपी में। बहुत बहुत बड़े, बहुत गवर्नमेंट ही ज़्यादा डायरेक्ट उनको सपोर्ट करती है, इसलिए तो देखिए हर एक कंट्री में पेनिट्रेट हो चुके हैं वो। ऑल राइट अनुभव भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड कमिंग ऑन द आइडिया मैन शो। आज इस पॉडकास्ट में मैं भी पर्सनली सीखूंगा और मेरी ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा सीखने वाली है। सो बेसिकली आपके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ, मेरी ऑडियंस को, कि आप कहाँ से ग्रेजुएशन किया और फिर कैसे आइडिया है चाय सुट्टा बार का। आज 700 से ज़्यादा स्टोर्स हो गए हैं। आई थिंक 3-4 से ज़्यादा कंट्रीज़ में आप एक्सपैंड कर चुके हो। तो विजय भाई, हमने जो ग्रेजुएशन की यहीं से पास में अनूपनगर में रेनेसा कॉलेज है, वहाँ से की थी। कभी गए नहीं कॉलेज, एक ही बार गए कॉलेज। पहले एडमिशन कराने गया, फिर फ्रेशर्स पार्टी में गए, उसके बाद नहीं गए कॉलेज। तो कभी कॉलेज गए नहीं, लेकिन आई एम श्योर हमारा कॉलेज बहुत अच्छा था कि उन्होंने हम जैसे स्टूडेंट्स को लिबर्टी दी कि आप कॉलेज ना आके बाहर घूम सको, तो मार्केट रिसर्च कर सको एक तरीके से।
सो वहाँ से की। और उससे पहले स्कूलिंग रीवा में करती थी, 8वीं तक हम महर्षि विद्या मंदिर में थे। फिर उसके बाद में यहाँ पे इंदौर आया तो यहाँ पे कोलंबिया कॉन्वेंट है, थी वो भी थी, अब तो वो भी डिमोलिश के होके कुछ बना रहे हैं, तो यहाँ पे कोलंबिया कॉन्वेंट है, उसके बाद वहाँ पे की, फिर ये चालू कर दिया। कैसे आया चाय सुट्टा बार का आइडिया की, और क्या चाय सुट्टा बार आपका फर्स्ट बिजनेस या जॉब था? मतलब उसके पहले भी आपने कहीं कुछ जॉब या बिजनेस किया था एंड देन फिर चाय सुट्टा बार स्टार्ट किया, या फर्स्ट ही आपका बिजनेस ही चाय सुट्टा बार था? बिजनेस तो नहीं किया विजय भाई, अब मतलब इतना बड़ा प्रॉपर बिजनेस तो नहीं किया, लेकिन हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में ना पैसे जोड़ जोड़ के, पॉकेट में जोड़ जोड़ के सेकेंड मोबाइल खरीदते थे नोवेल्टी से, नोवेल्टी हाँ मार्केट है, हाँ हाँ हाँ। वहाँ से खरीदते थे और फिर उसको कुछ फ्लॉन्ट करते थे और बेच देते थे प्रॉफिट में, और जो पैसा आता था पेटीज वोटीज खा लेते थे, पार्टी कर लेते थे उसकी। फिर उसके बाद में बीच में ज्वाइन किया था मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग, नहीं है ई-बिज़ करके, हाँ तो लोग बड़ा बड़ा मजा उड़ाता है कि लोगों को जोड़ो। एक्चुअली वो उससे देखिए कमाई तो जीरो ही मेरी, बल्कि लॉस ही था, और मीम तो बन ही रहे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इट्स अ लर्निंग कर्व, आप उसमें सीखते हो। करेक्ट। जब कहीं पे जाते हो तो आई लर्नड अ लॉट उसमें, कि मतलब बहुत सारी गलतियां जो उन्होंने की, मुझे लगता था कि कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग पैसे लगाते हैं तो वो अपने इमोशंस भी लगाते हैं, करेक्ट। उनसे खिलवाड़ नहीं करनी। बहुत सारी चीज़ सीखी मैंने वहाँ से। सो आई गेस के यही दोनों चीज़ की थी मैंने चाय सोटा बार स्टार्टिंग करने के पहले, बाकी तो और कुछ भी नहीं। और उसके बाद चाय सुट्टा बार का आइडिया कहाँ से आया कि यार ठीक है ये करते हैं? आइडिया मतलब कि चाय तो बिकती थी, चाय तो हम देखते थे, और जितना हमारे पास में पैसा था उससे हम चाय ही बेच सकते थे। मेरे पास तो था नहीं, मैं तो मेरे मम्मी पापा के हिसाब से दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरे दोस्त के पास थे यहाँ पे, उसकी एक मेंस क्लोथिंग ब्रांड थी आनंद की, तिलक नगर में, तो उसके पास कुछ पैसे थे। फिर हमने बोला कि चलो यही चालू करते हैं। 3 लाख थे, 3 लाख से हम चाय ही बेच सकते थे। उसी के घर का फ्रिज था, सब था, बहुत पैसे, बहुत मेहनत किया हमने। और एक सीमेंट का गोडाउन था भंवरकुआ में, और उसमें नीचे एक दो सीढ़ी नीचे चढ़ के, तो उसको हमने प्लास्टर वस्टर किया खुद से ही, राला बोलते हैं। ये 300 साढ़े 300 रुपये लेबर लगता था, मिस्त्री के और 600 लेता था, तो हम खुद ही कर लिए वो, थोड़ा बहुत ऐसे करके वहाँ पे चालू कर दिया। और बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा सा रिस्पॉन्स, हल्का सा डिप था 1-2 दिन, फिर वो जैसे रिदम पकड़ना स्टार्ट किया ना, वो तो बाप रे, बहुत चली फिर वो दुकान, बहुत, मतलब आज तक। अब तो बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हो गई हैं, लोग कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, अच्छे मार्केट में भी खोल लेते हैं, तो अब तो खैर चलती है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से हम लोग के लिए ना वो दुकान इतनी चली कि जिसकी हिसाब नहीं, बहुत ज़्यादा। ग्रेट यार, ग्रेट। आज कितना बड़ा है चाय सुट्टा बार? कितने स्टोर्स हो गए? कितनी कंट्रीज में जा चुका है? 630 स्टोर हो गए, और करीबन करीबन इंडिया, नेपाल, दुबई, अबू धाबी, और अभी यूके में ओपन हो रहा है, कनाडा में ओपन हो रहा है, और यूएस में ओपन हो रहा है। अमेजिंग यार। कनाडा और यूके में तो अभी ओपन हो जाएगा 1-2 महीने में। आपने जो किया, माय ऑडियंस ऑल्सो वांट टू लर्न, और इसी पे आज हम बेसिकली बात करेंगे कि कैसे कोई बंदा अगर फ्रेंचाइजी मॉडल बना के और कैसे उसको एक्सपैंड कर सकता है, जो कि आपने पिछले 9 साल में जिसमें एक्सपर्टीज़ कर लिया। सो अगर मैं बात करूँ फ्रेंचाइजिंग वर्सेस कंपनी ओन्ड एक्सपेंशन, कौन सा मॉडल ज़्यादा सही रहता है एंड व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए, अगर आपके पास पैसा हो तो कंपनी मॉडल ही अच्छा रहता है, क्योंकि आप को ऑडिटिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, आपके खुद के ऑपरेशंस रहेंगे, आप मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, ऑब्वियसली आपको फ्रेंचाइजी में जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी मॉडल, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फ्रेंचाइजी नहीं देता, मैं खुद ही के आउटलेट्स खोलता। एक तो रेवेन्यू पूरा आपके पास में आएगा, प्रॉफिट आपके पास में पूरा आएगा, आप मॉनिटर बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से कर पाओगे, होल्डिंग बहुत अच्छी होती है अपने खुद के आउटलेट में। फ्रेंचाइजी में होल्डिंग थोड़ा सा लूज तो होती है, उसमें तो डाउट ही नहीं है यार, वो होता है हल्का सा। मेरे ख्याल से बड़ा चैलेंज शायद ये भी होता होगा कि बीइंग एन फ्रेंचाइजी ओनर, मतलब आपने जो मॉडल क्रिएट किया है उसको आप बहुत अच्छे से, जो एक एक चीज़ क्यूरेटेड रखनी है वो आप चला पा रहे हो, वही टेस्ट दे पा रहे हो। फिर आपको बहुत ज़्यादा आई आई थिंक ऑडिट्स में, बिल्स में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं फ्रेंचाइजी के टाइम, तो वो शायद मेरे ख्याल से उससे भी बच जाते हो। बिल्स में जो प्रॉब्लम होती है, हाँ, आई मीन हो सकता है कि जो जिसने फ्रेंचाइजी लिए वो कर 4 लाख की सेल रहा होगा और हाँ शायद नहीं, पता। वो ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन आप
इंसान को कैसे भापेंगे? आई मीन आप गुडविल, आप जो हम लोग का टिकट साइज है ना, हम्म। उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा जिसकी मार्केट गुडविल वो अपन ट्रेस नहीं कर पाएंगे। Correct. तो हम लोग को मतलब ट्रेसेबिलिटी नहीं है ना, किसको दे रहे हैं वो, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कितनी ग्रीड है, वो अपन कह नहीं सकते। इसीलिए रेगुलर ऑडिट्स बहुत ज़रूरी होती है। और लेकिन कोई भी ना अपना नुकसान नहीं कराना चाहता, देखिए मोटा मोटा तो ये है। सही बात है। सबके अंदर इतनी सद्बुद्धि है कि हम अच्छा करेंगे तो हम अच्छा चलेंगे। लेकिन कई लोग ऐसा रहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोग क्वालिटी डिग्रेड कर लेंगे तो हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा और हम अच्छा ज़्यादा, लेकिन वो प्रोलॉन्ग सस्टेन नहीं कर पाते, वही दिक्कत होती है। हाँ, कंपनी क्योंकि खुद का ब्रांड है, खुद का ब्रांड को डाइल्यूट करना नहीं चाहता है, तो कंपनी तो आग लगा देती है, मतलब सब चीज़, पैसा, मेहनत सब करती है उस चीज़ के लिए। वेरएज़ फ्रेंचाइजी में कई बार ऐसा हो सकता है, ऐसे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तो सद्बुद्धि वाले रहते हैं, अच्छा ही करते हैं, उनका भी पैसा लगा रहता है, ऐसा नहीं उनका भी जीवन की पूंजी सही लगी बात रहती है। है। कई लोग कर देते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, वो वहाँ पे दिक्कत होती है। कितने टाइप के फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं और यूजुअली आप कौन से मॉडल पे काम करते हो? फ्रेंचाइजी मॉडल तो फोफो होता है, फोको होता है, कोको होता है। कोको इज कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड। फोफो इज फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। एंड फोको इज फ्रेंचाइजी ओन्ड बट कंपनी ऑपरेटेड, वेयर इज कंपनी टेक्स द ऑपरेशंस एज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट फ्रेंचाइजी इज वन दोज हु इन्वेस्ट। Okay. तो ये रहता है फ्रेंचाइजी ओन, मतलब जो हम लोग करते हैं मेजरली फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, हम लोग फ्रेंचाइजी देते हैं और आपको ही मैनेज करता है, हम लोग ट्रेन कर देते हैं स्टाफ को ऑपरेशंस के लिए और आपको ही चलाना है। और कंपनी ओन तो आपको पता ही है। बेसिकली जब फ्रेंचाइजी ओनर जब फ्रेंचाइजी सेल करता है तो वो कितने, और अपार्ट फ्रॉम फ्रेंचाइजी फी वो कितने और तरीके से अर्न कर सकता है? रॉयल्टी सबसे पहले तो ऑन सेल्स। ठीक है। अगर आप सेल्स ट्रैक कर पा रहे हो, यूज़ पॉज पॉइंट ऑन सेल्स आप यूज़ करिए, आप इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ करिए जहाँ से आप ट्रैक कर पाएंगे, कैमराज यूज़ करिए, है ना। फिर रॉयल्टी अगर आप अच्छी पा रहे हैं तो किसी भी क्लाइंट से तो आप उनको पर्क्स दीजिए, एक्स्ट्रा सर्विसेज दीजिए। फिर उसके बाद में जो मेन रहता है वो ये रहता है, फिर रॉ मटेरियल से जो कमाते हैं। देखिए जितना आप अपनी फ्रेंचाइजी को सस्ता माल बेचेंगे ना, उतना ही उनका ज़्यादा मार्जिन रहेगा। तो आप ज़्यादा मार्जिन मत एक्सपेक्ट करिए किसी भी प्रोडक्ट से जो भी आप अपने फ्रेंचाइजी को बेच रहे हैं। क्या आपने बहुत ज़्यादा मार्जिन डाली है, वो बेचारे कमाएंगे कैसे? दैट्स ट्रू। हाँ, तो आपको मार्जिन रखना, लेकिन बहुत कम, क्योंकि पैसा हमको भी ज़रूरत है लॉजिस्टिक मैनेज करने के लिए, बैक एंड टीम मैनेज करने के लिए, लेकिन इतना नहीं कि आपका फ्रेंचाइजी ही मर जाए बेचारा। और आई थिंक दैट इज़ द रीज़न, फिर इतना टाइम चलाने के बाद फिर फ्रेंचाइजी जो बंदा लेता है वो फिर ऐसा ना सोचे कि इससे बेटर तो मैं खुद ही चला लूँ और मैं खुद ही कर। एग्जैक्टली। तो आपको भी वो रिटेन करना है, नाम भी रिटेन करना है, तो वो भी चीज़ है। व्हाट डू यू थिंक कि किस किस टाइप के बिजनेस में हम फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट कर सकते हैं? जैसे फूड इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल, जैसे मैकडोनल्ड्स, ये सब तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डू यू हैव एनी आइडिया कि? स्कूल्स, ओके। बहुत सारे हॉस्पिटल्स नाउ इन द फ्रेंचाइजी मॉडल। अब देखिए बहुत सारे, अपने यहाँ का जो मदरहुड है इट इज अ फ्रेंचाइजी मॉडल। अच्छा। बहुत सारे मतलब बहुत सारी, जिस चीज़ में भी आपको लगता है कि बिजनेस किया जा सकता है, एक पार्टनर बना के, एक सी बना के, आप उसमें करिए फ्रेंचाइजी मॉडल, नॉट कौन सी प्रॉब्लम। टॉप इंडस्ट्रीज होंगी आपके अकॉर्डिंग? फूड तो एक बहुत बड़ा है ही। आई गेस फूड के अलावा तो मेरे को जिसमें लगता है ज़्यादा टर्नओवर होता है, लेकिन उसमें कैपेक्स भी ज़्यादा लगता है, हॉस्पिटल्स, बहुत पैसा उसमें भी लगता भी बहुत है। पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। Correct. सस्ते में क्या होगा यार, सस्ते में क्या होगा, आजकल फूड से ज़्यादा सस्ता तो कोई फ्रेंचाइज दे ही नहीं रहा है, और फ्री में भी बांट रहे हैं लोग। हाँ, ये तो है। हम उस पर भी आएंगे। हाँ, फ्री में भी बांट रहे हैं। और मेरे ख्याल से होटल्स में भी होता है, लाइक हाँ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ में है, इवन फैब ट्रीवो वगैरह आजकल ये भी लोग भी कर रहे हैं, हाँ जी। और भी शायद किसी इंडस्ट्री में होगा, बट हाँ मेजरली अगर देखा जाए तो आप कर सकते हो, आई थिंक मोस्टली बिजनेसेस में। आई थिंक ओयो इज ऑल्सो फ्रेंचाइजी, हाँ, था पहले। यू मेक अ पार्टनर। हाँ। आप अपना नाम देते हो, उनकी जगह रहती है, एंड दे गेट द लीड्स बिकॉज ऑफ योर नेम। मैं बात करूँ चैलेंजेस की, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब आप पहला बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको फ्रेंचाइजी बनाने में, मॉडल की बात कर रहा हूँ, बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है? लेट्स से कि आज मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब मेरे को उसको एक फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करना है, तो क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स होंगे उसके? फ्रेंचाइजी मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए किसी बिजनेस को, पहले तो एक मॉडल को आप सस्टेन कर लीजिए, अपने बेसिक मॉडल को जो आपने स्टार्ट किया है ना। अब देखिए कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑफलाइन में उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
तो एक R&D टीम होनी चाहिए कि सेम लोकेशंस हर बार सेम लोकेशन, मतलब कि आपकी टीजी जहाँ से गुजरती है उसकी विजिबिलिटी वहाँ पे हो, उसकी प्रेजेंस वहाँ पे हो, वो बहुत ईजिली रीचेबल हो, बहुत ईजिली कार पार्क हो जाए वहाँ पे, छाँव आती हो, ठंडक हो। तो दीज आर द क्राइटेरिया फॉर दी, दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया कि आपको रखना है कि ये पैरामीटर्स होते हैं। सो यू हैव टू मेक द एसओपीज अराउंड इट, देन यू कैन सेल इट टू द अदर एंड देन यू कैन पास द एसओपी टू द योर पार्टनर्स। कई बार आप अपने पार्टनर्स को वही सेम एसओपीज पास कर दीजिए। क्या यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज मैं एक स्टोर से इतना निकाल रहा हूँ या मैं उतना जनरेट कर पा रहा हूँ कि यार मेरी फ्रेंचाइज जब मैं सेकंड खोलूँगा तो वो भी उतना ही जनरेट कर ROI, पाए। हाँ, रिटर्न ऑन, और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आई गेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ROI ही होता है कि आपका पैसा निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, और वो बहुत वेरी करता है, आप उसको चेक नहीं कर सकते भाई। अब आप सोचेंगे विजय भाई कि आज मैंने यहाँ पे 56 पे दुकान खोली, इसका ROI इतना ज़्यादा है तो कल को भंवरकुआ पे भी उतना होगा, ऐसा नहीं होता है। सो वेरी करता है, इट डिपेंड्स कि वहाँ का फुटफॉल कैसा है, आपने R&D कैसी की है, सेकेंडली जो वहाँ पे बैठते हैं फ्रेंचाइजी ओनर वो कैसे हैं, स्टाफ कैसा है। सी इट्स नॉट जस्ट कि आपने प्रोडक्ट में बहुत पावर है, आपके पीपल में भी बहुत पावर होना चाहिए। करेक्ट। रिटेंशन के लिए, कस्टमर के रिटेंशन के लिए आप स्माइल नहीं करेंगे अच्छे से उनको, और कोई आ रहा है तो एक्स्ट्रा पर्क्स नहीं देंगे, तो आपको रिटेंशन में काम नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी मार्केटिंग कर लें, आप न्यू कस्टमर आप लेके आएंगे लेकिन आप उनको हमेशा रिटेन नहीं कर पाएंगे। इवन मैकडोनल्ड्स में भी जब भले ही वो स्टाफ का ओनर से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, बट उनको ट्रेनिंग अच्छी दी जाती है कि यार एटलीस्ट आप कोई कस्टमर आ रहा है तो एक हैप्पी फेस के साथ उसको डिलीवर करो, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। तो आई थिंक ये तो है, बहुत बड़ा एक पॉइंट है। वो बहुत स्किल्ड होता है अभी, और उनका पे भी अच्छा रहता है। अगर हम पे अच्छा देंगे और हाई स्किल्ड लोग लेके आएंगे तो हमारा मार्जिन निकल पाएगा, प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। करेक्ट। क्योंकि एक तो हमको अनस्किल्ड हायर करके उनको ट्रेन करके स्किल करना है, वो हमारे लिए ज़्यादा सस्ता पड़ेगा क्योंकि उनकी सैलरी हम कम देंगे करेक्ट। स्टार्टिंग में। अगर हम लोग स्किल लेके आ जाएंगे उनकी हम सैलरी ज़्यादा देंगे, ट्रेनिंग तो करनी है आपको अपने ब्रांड के हिसाब से, तो हम लोग दूसरा, क्योंकि हमारा टिकट साइज़ कम है ना, हमारा टिकट साइज़ ही कम है, तो बहुत हाई स्किल लोग नहीं रख सकते। आपके पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह कुछ ऐसे चलते हैं जहाँ पे आप जो अनस्किल्ड लेबर होती है, अनस्किल्ड स्टार्टिंग चालू करने के पहले ही 15 दिन तो होती ही होती है ट्रेनिंग, उसके बाद भी फिर मीडियम बीच में भी मिडिल में भी होती रहती है ट्रेनिंग सब जगह भी। अच्छा। हाँ, जैसे कोई नया मेन्यू आया उसकी ट्रेनिंग देनी है, फिर स्टाफ की ट्रेनिंग भी होने लग जाती है, फिर एक हाइजीन का एक हर बार नया जाता रहता है लोगों के पास में कि ये हाइजीन मॉडल है आपको फॉलो करना है। आपके हिसाब से कब एक बिजनेस को फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर देना चाहिए? एज सून एज यू फील कॉन्फिडेंट के मैंने अगर चला लिया तो मैं सामने वाले को फ्रेंचाइजी देके उनका भी आउटलेट चलवा लूँगा, क्योंकि इनिशियली तो आपको एक, फिर इसके बाद दूसरा ही मैनेज करना, 2 ही आउटलेट मैनेज करना है, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो आप मैनेज करवा लो तो मेरा मतलब चलवा लो। सही बात है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे फ्रेंचाइजी फी, रॉयल्टी स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट डिसाइड करने की बात होती है, ठीक है? जब आपने मॉडल्स वगैरह बना लिए तो वो आप कैसे डिसाइड करते हो कि यार ठीक है, मैं आज एक नए आउटलेट को 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फी लूँगा, या मुझे XYZ% रॉयल्टी फ़ी चार्ज करनी चाहिए, या कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, वो कैसे आप डिसाइड करते हो? फ्रेंचाइज फीस तो स्टैटिक रहती है ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पे, अनलेस अनटिल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड ना हो या फिर बहुत कम डिमांड ना हो, तो वो तो स्टैटिक रहती है। रॉयल्टी भी हमारी स्टैटिक ही है इंडिया में, अभी हमने चेंज किया, पहले वी यूज्ड टू चार्ज 2% रॉयल्टी, नाउ वी आर चार्जिंग 4%, इंटरनेशनली वी चार्जिंग 8%। तो वो डिपेंड करता है कि आई मीन कि लोग का इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि उनको गाड़ी के प्राइस से दिक्कत नहीं, एवरेज से दिक्कत है। तो अगर आप ने स्टार्टिंग में फ्रेंचाइज फीस ले सकते हो, लेकिन आपने रॉयल्टी अगर ज़्यादा बताएंगे ना, लोग थोड़ा बिचकते हैं उससे। सही बात है। तो हम लोग थोड़ा सा कम ही रखते हैं फ्रेंचाइजी के बाद, फ्रेंचाइज फीस के बाद रॉयल्टी बहुत कम रखते हैं। सही है, ताकि वो बंदा लॉन्ग टर्म आपके साथ वो गेम खेल पाए यार, क्योंकि एक शॉर्ट विजन के साथ नहीं चल सकते आप। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने 10, 12, 15% तक ले गए तो कितने दिन चलाएगा यार? एग्जैक्टली, और थोड़ा मार्जिन भी ज़्यादा नहीं रहता ना, तो अपन अगर बहुत ज़्यादा रॉयल्टी चार्ज करने जाएंगे, तो हम लोग का तो मेन फंडा ये कि आपने फ्रेंचाइजी फीस ले ली ना, आपके पास में आ गए ना पैसे, आपका
बैक एंड में चल रहा है ना व्यापार, आप थोड़ा सा रॉयल्टी कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले लोग कमा लीजिए, आपके ऊपर व्यापार, आपके ऊपर विश्वास करके उसने पैसा लगाया ना, वो कमाएगा तो आपको ही अच्छा लगेगा, सही बात। कमाने दीजिए, मेरा तो ये मानना है। एक ना फ्रेंचाइजी मॉडल की बैकबोन जो होती है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के कारण कई बार ब्रीचेस भी होते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई बंदा नया नया एक फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट कर रहा है तो? आप फ्रेंचाइजी फीस जब भी आप लेते हैं तो LOI क्रिएट कर लीजिए। व्हाट इज दिस? LOI इज अ लीगल ड्राफ्ट के यार हम फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी को पैसे लिए, एडवांस लिए, तो सामने वाला कुछ टाइम पे बाद मुकरने लग गया कि हमको नहीं देना है, नहीं लेना है फ्रेंचाइजी, लेकिन आपने वो जगह फ्रीज कर दी थी, वो 3-4 महीने बाद आखिर, क्योंकि आप वहाँ पे बेच भी नहीं पाओगे, करेक्ट। और फिर अपने पैसे मांगने लग गया, आप क्या करोगे, आपको देना पड़ जाएगा अगर आपने LOI साइन नहीं किया तो। LOI इज अ लीगल डॉक्यूमेंट वेयर बोथ द पार्टीज आर बाइंडेड नॉट टू टेक स्टेप बैक, आपको ले नहीं लेना है फ्रेंचाइजी उस केस में। और सेकेंडली आपको फ्रेंचाइजी को होल्ड में रखना है तो देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, 95% लोग बहुत अच्छे होते हैं फ्रेंचाइजी में, कुछ इक्का दुक्का बड़े बदमाश आ जाते हैं, शातिर रह जाते हैं, इनको जिनका मोटिव स्टार्टिंग से कुछ अलग ही रहता है, वो दिमाग में लगा के आते हैं कि हम खुद का ब्रांड बनाएंगे, इनसे सीख लेते हैं एंड हम लोग खुद का बोर्ड लगा लेंगे, जो हमारे साथ कई बार हुआ कि हम अपना बोर्ड लगा लेंगे और चलाएंगे। बट यू कैन नॉट लीगली बाइंड देम, कि आपने क्लॉज में डाल दिया कि यार कि आप अब कोई भी फूड का बिजनेस दूसरा नहीं कर सकते। अरे इंडिया में दूसरे के साले के नाम से कर लेगा वो, करेक्ट। किसी के नाम से भी कर लेगा, आप कैसे रोकोगे उसको? सो यू कैन नॉट लीगली बाइंड देम फॉर अ लॉन्ग कि आप यही धंधा कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे। या फिर अगर आपने बोर्ड हटा लिया तो आप उसके बाद में 5 साल तक कोई सेम ऐसा बिजनेस नहीं करते, आप नहीं बाइंड कर सकते हो। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप ऐसा क्लॉज डाल लो कि हम वी हैव द पावर ऑफ टर्मिनेशन इफ यू डू समथिंग रॉन्ग विद द कस्टमर्स एंड योर इंटेंशन इज वेरी रॉन्ग, सो कंपनी कैन टर्मिनेट यू एनी टाइम, आपको टर्मिनेट कर सकती है एज अ फ्रेंचाइजी। रिसेंटली मैंने नोटिस किया ना कि मार्केट में अभी कुछ फ्रेंचाइजीज आ रही हैं जहाँ पे वो लोग सिर्फ फ्रेंचाइजी फी ले रहे हैं और इवन रॉयल्टी फी भी नहीं ले रहे हैं। अरे फ्रेंचाइजी फीस भी नहीं ले रहे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत सारे हैं। क्या बात? हाँ हाँ, बहुत सारे हैं, फ्रेंचाइजी फीस भी नहीं, रॉ मटेरियल में कमा लेते हैं वो। और उनका ये रहता है कि माथा देख के तिलक लगाते हैं, अगर उनको लगता है सामने वाला पैसा दे देगा तो पैसा दे देते हैं, ले लेते हैं, नहीं लेते तो नहीं देते, मतलब जैसा चल रहा है वैसा, कोई स्टार्टिंग नहीं है उनकी फ्रेंचाइजी फीस। और नहीं भी दे रहे हैं ना फ्रेंचाइजी फीस तो बोलो कि हम माल बेच के कमा लेंगे, इसको हम लोग 5 लाख का माल बेचेंगे, बोर्ड बेचेंगे, उसमें जितना मार्जिन रहेगा निकाल के चले जाएंगे, वो 1.5 लाख रुपए एक फ्रेंचाइजी फीस बट पर ऐसे मॉडल सस्टेन कर पाते हैं लॉन्ग टर्म? नहीं कर पाएंगे। देखिए, इंटेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है। आप ब्रांड बना रहे हो कि सिर्फ चूना लगा रहे हो, ने किसी को कुछ बेच दिया बिना सर हाथ पैर के और आप उसको पर बिल्कुल मतलब कि बस इनको बेचना ही एक टारगेट था, तो वो नहीं चलती है वो। आप बैकएंड कैसे चलाओगे बताइए, बिना पैसे के आप बैकएंड कैसे चलाएंगे? बहुत पैसा लगता है, हम लोग करोड़ों की सैलरी बांटते हैं, करोड़ों की सैलरी बांटते हैं महीने की, करोड़ों की। तो जब आप करोड़ों की सैलरी बांटते हो ना, तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, और आप फोकट में किसी को माल बेचो, उसको सपोर्ट क्या करोगे आप? सही बात तो है। खुद ही चलाएगा फिर, आप ये समझ लो मोटा मोटा। रिसेंटली क्या होता है ना कि जहाँ तक मैं आपको एज अ फ्रेंचाइजी परचेज करने वाली की मेंटेलिटी बता रहा हूँ। सो अगर मेरे को एक फ्रेंचाइजी लेनी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, XYZ कंपनी की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो बीइंग एन ओनर मैं सोचता हूँ कि यार मैं किसी एक XYZ कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ और इन्वेस्ट कर देता हूँ, काम और कोई करेगा और प्रॉफिट आता रहेगा। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ राइट अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच? इन आवर केस इट्स नॉट अ वेरी गुड अप्रोच इनिशियली, कि पहले जब आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, सो यू हैव टू पुट योर लेवर इन इट, आपको समझना पड़ेगा। हमने लड़के ट्रेन करके रख दिया, आप नहीं थे वहाँ पे, वो कैसे कस्टमर से ट्रीट कर रहा है, यू हैव नो आइडिया। कल को वो कहीं दूसरी जगह पे चला जाएगा, एक सैलरी हाइक में आप क्या करेंगे? सो एटलीस्ट फॉर द इनिशियल फेज यू हैव टू बी देयर। फिर उसके बाद जब आप SOPs और सारी चीज स्मूथ जाए, आप जा सकते हैं उसमें, फिर आप मॉनिटर करते रहिए, नॉट अ प्रॉब्लम, जैसे हम लोग करते हैं हमारे आउटलेट्स में। सो बिना फ्रेंचाइजी ओनर के रन करना यही है तो हमारा वाला मॉडल नहीं ईजी है, बाकी बहुत सारे मॉडल ईजी होते हैं। ओके। हमारा वाला मॉडल इनिशियली ईजी नहीं है, 1-2 महीने बाद आप कर सकते हो, जा सकते हो। ओके, शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम, शुरुआत में तो जाना ही नहीं है बिल्कुल ऑब्वियसली भी। यार, कोई भी किसी ने नया धंधा बनाया तो एटलीस्ट शुरुआत में खुद तो 1-2 महीने देखे, आपने अगर SOPs दिए तो उसको मेंटेन करवाए, सारी चीज़ें करवाए, देन वो फिर आप आउट ऑफ द बिजनेस आ सकते हो और उसको देखिए, ऑफलाइन डाल व्यापार सकते हो। इतना आसान रहता नहीं है जितना दिखता है ना, कि हमने SOPs बना के दे दी, मान लीजिए कोई दूसरे आ गए, गुड्डे आ गए, हफ्ता मांगने लग गए, आप क्या करेंगे? लड़के नहीं डील कर पाएंगे ना उनसे,
कोई बदमाश आ गया, कोई नेता आ गया, अब कैसे करोगे उससे डील? आपको अगर वो चाय के पैसे आपने लेने सिखाएं कि लड़के को चाय के लेने, और किसी नेता से पैसे मांगे तो तमाचे मारेगा उसको उसके साथ वाले। मतलब तो ये ऑफलाइन बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इट्स नॉट दैट ईजी जितना लोगों को लगता है। सही बात। लेकिन एक बार नाम बन जाता है, एक बार जगह गढ़ बन जाता है, बहुत पैसा आता है उससे। नाम भी बनता है, लोग पहचानते भी है, पैसा भी आता है, लोग पंगा भी नहीं लेते। लेकिन फॉर द इनिशियली फ्यू मंथ्स यू हैव टू बी देयर। आई थिंक ये सबको सीखना चाहिए। लोग अंधाधुंध पैसे डाल देते हैं ये सोच के कि चलो ठीक है फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट और कंपनी संभाल लेगी। दैट इज़ नॉट ट्रू यार। आपको एटलीस्ट इनिशियली फेस पे तो फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर तक तो खुद 1-on-1 देखना ही चाहिए। हम तो बोल देते हैं कि अगर आप नहीं आपका मन नहीं है, मंशा नहीं है कि आप चलाएंगे, आप रहेंगे, तो आप मत दीजिए हमारी फ्रेंचाइजी। और जो भी मेरे को देख रहा है वो बिल्कुल भी हमारी फ्रेंचाइजी ना ले अनलेस अनटिल वो खुद आउटलेट में रहने के लिए तैयार है। एंड फ्रेंचाइजी, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, फ्रेंचाइजी नॉट फुल प्रूफ मॉडल कि आपने फ्रेंचाइजी ले ली है तो 100% चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी भी ऐसा सोचना ही नहीं कि आपने पैसे डालने हैं तो 100% चल जाएगी और आपका पूरा आरओआई बहुत जल्दी निकल जाएगा। ऐसा हर केस में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सी द प्रॉफिट इज आउटकम ऑफ रिस्क। आप जितना रिस्क लेते हो उतना प्रॉफिट बनता है। इसमें रिस्क रहता है, एकदम 100% श्योर शॉट नहीं रहता कि आपका पैसा पूरा बनेगा ही बनेगा। जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने चलाई, उनकी बहुत अच्छी चल रही है। 8-8 साल हो गए, दुबई में ओपन कर दिया। बहुत सारे लोग हैं ऐसे चला रहे हैं जो, और कई लोग ऐसे हैं जिनके फ्रेंचाइजी बंद भी हो गए। हमारी भी फ्रेंचाइजी बंद हुई है मार्केट में। सो इट्स अ प्योर बिजनेस। करेक्ट। ये डेफिनेशन ही है बिजनेस की कि आप इसमें गारंटी नहीं दे सकते। इवन द बस- कंपनीज लाइक स्टारबक्स, देयर ओन कंपनी स्टोर क्लोज्ड इन वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कल्चर। अरे अपने यहाँ पे नॉर्मल बंद हो गया ये वाला, हाँ आई थिंक उस दिन मैं जा रहा था तो बंद हो गया ये। बंद हो गया ना कौन सा ये पेट्रोल पंप के जस्ट पास में फ्रंट। इट इज टाटा बैड कंपनी, हाँ इट इज बैड बाय टाटा हियर इन इंडिया। दे गॉट द अमेजिंग लोकेशन। वो कहीं पे भी हाथ रख दे उनको अच्छी लोकेशन मिल जाएगी। बट दे हैव रिसेंटली ले ऑफ आई थिंक 1100 एम्प्लॉइज। सी इट्स नॉट दैट इजी। रूथलेस कंपटीशन है इंडिया में, कट थ्रोट कंपटीशन है इंडिया में, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री, इन द बेवरेजेस इंडस्ट्री, इन द F&B। इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जो आपकी दुकान का किराया भाड़ा, वो बहुत बढ़ते आ रहा है। करेक्ट है। उसको मैच करना ऐसे प्रोडक्ट से जिसकी, फॉर एग्जांपल हमारा जिसका टिकट साइज 10 रुपए की चाय है, वो तो चलिए तो भी 300-400 रुपए की बेच देते हैं। हमारा तो टिकट साइज तो भी बहुत कम है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज डूएबल। वी आर डूइंग इट नियरली अ डिकेड फ्रॉम। तो 1 दशक से हम कर रहे हैं, हम अच्छा भी कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी आउटलेट बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं, बिलीव मी। लेकिन ऐसा नहीं आता कि 100% चलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोगों को ये ऑल अबाउट रिस्क। या इट इज लोगों का परसेप्शन रहता है ना कि हमने फ्रेंचाइजी ली तो हमारी चलेगी, तो ऐसा प्लीज मत सोचिएगा। इट्स नॉट इवन चाय सुट्टा बार, इट्स एवरीथिंग। जैसे हम Any लोग बात करें companies in the स्टारबक्स भी बंद हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। ओन्ड आउट कंपनी ओन आउटलेट, कंपनी आउटलेट बंद हो सोचिए। सकता है तो 10,000 के ऊपर आउटलेट है उनके, और कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, उसके बाद भी। एक फ्रेंचाइजी मॉडल की जो बैकबोन होती है वो SOPs होते हैं कि हर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट होता रहे। सो हाउ डू यू मेक श्योर कि हर एक आउटलेट पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? मैं बता कि हम लोग ऑडिटिंग करते हैं, तो ऑडिट करते हैं, प्लस हम लोग फीडबैक भी लेते हैं। कस्टमर से हमारे पास डायरेक्ट फीडबैक आता है। हम लोग अपने क्लाइंट से, जो हमारे फ्रेंचाइजी, उनसे बात करते रहते हैं। और हमने SOPs बना के दिया। अगर वो SOPs नहीं फॉलो करेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा, कस्टमर कंप्लेन करेगा, ऑनलाइन में आपकी रेटिंग में आ जाएगा, फ़ोन में आ जाएगा, सोशल मीडिया में आ जाएगा। जिसने गलती की वो तो पकड़ा जाएगा। तो SOPs तो वो मैनेज करते हैं। हालांकि अगर और माइन्यूट आपको करनी है तो आपको रेगुलर ऑडिट करनी पड़ेगी। मंथली ऑडिट करिए, क्वार्टरली करिए, 6 मंथली करिए, हाफ ईयरली करिए, और फिर ईयरली करते रहिए। हमेशा ना फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेचना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी जब आप फर्स्ट फ्रेंचाइजी सेल कर रहे थे और कैसे उसको आपने बेचा? हम लोग को ना फ्रेंचाइजी बस हमने सुना था, हमको समझ में नहीं आता था कैसे काम करता है। अब तो इतने सारे लोग बेचने लग गए, उस टाइम पे समझ में नहीं आता था। आई स्वेयर कुछ पता ही नहीं था कि कैसे क्या करते हैं। बस ये था कि हमारे पास एक अंकल आए, उनका बेटा था, बोले ये भी पढ़ता लिखता नहीं, आपके जैसे ही है, इसको आप अपने साथ में लगा लो। तो हम बोले हम फ्रेंचाइजी खुलवा देते हैं। तो 30,000 रुपये में यहाँ पे दुकान खुलवाई थी गीतावन में, पहली दुकान उसको। अच्छा, ग्रेट है। और वो भी हमसे ही गलती हुई थी कि हमने उनको बहुत अच्छी शॉप नहीं खुलवाई। कैसे हुआ कि हमने दुकान तो ले ली,
लेकिन अब क्योंकि वो पहली फ्रेंचाइजी थी, बहुत अच्छी मतलब इतनी अच्छी चली वो दुकान कि जिसकी हद नहीं। और वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया कि पार्किंग ही नहीं थी वहाँ पे, और आए दिन वहाँ पे लड़ाई होती थी, इतनी भीड़ वहाँ पे, माय गॉड। तो हमको फिर वो बंद करनी पड़ी शॉप। तो ये सारी गलतियां हमसे भी बहुत हुई हैं, सीखे हैं उससे, सीख ही रहे हैं, अभी भी सीख ही रहे हैं। अब आपने तो सेल कर दिया था, बट अगर किसी को अगर फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेचना है तो क्या एफर्ट्स डालने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट फ्रेंचाइजी थोड़ा डिफिकल्ट होता है यार। पहली आप दुकान बहुत ताबड़तोड़ चलाइए, अपने आप आपके पास ऑर्गेनिक लीड आ जाएगी। ऐसा हाँ, अब क्या होता है ना, जब आपका धंधा अच्छा चलता है तो हज़ारों लोग आपसे फ्रेंचाइजी लेने आ जाते हैं। और तो डिफ़िकल्टी होता है कि एक राइट फ्रेंचाइजी ओनर को चूज़ करना। जैसे आपने मेरे को बताया कि यार कुछ लोगों का इंटेंशन गलत होता है, तो इज़ देयर एनी क्राइटेरिया जो फॉलो करना चाहिए टू गेट द राइट फ्रेंचाइजी पार्टनर? सी उनका आप ज़ील ही समझ सकते हो स्टार्टिंग में, लेकिन आपको वो ट्रिक कर देगा, आप पता कैसे करोगे? आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज पीपल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट समवन हु इज़ कॉलिंग यू फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट एंड यू डोंट नो हिम और हर। और आपको वहाँ पे, आप मान लीजिए कोई कहीं से भी एक आ रहा है साउथ के, जहाँ पे आपका लिंग्विस्टिक बैरियर भी, आपको पहचान का परिचित, आप कैसे उस बंदे को इवैल्यूएट करोगे कि वो कैसा बंदा है? एंड बिजनेस के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, आप होल्ड नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव होल्डेड समवन फॉर अ लॉन्ग, आपका पैसा गया है, दे गॉन। लोगों के पास पेशेंस नहीं है, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। सो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता एक्सेप्ट गिविंग हिम फ्रेंचाइजी। आप थोड़ा बहुत तो करते हो, आप स्पष्ट चीज़ें करते हो, हमारा तो बहुत स्पष्ट चीज़ें हम लोग करते हैं। दुकान आपको चलानी पड़ेगी, हम लोग एकदम क्लियर रखते हैं हर चीज़, बोल देते हैं जिसको लेनी है ले, नहीं लेनी तो कोई बात नहीं। करेक्ट यार, 10 में से 2 लोग लें, लेकिन क्वालिटी वाले लें जिनको एग्जैक्टली ज़रूरत है। क्वालिटी और आप पैसे एसेस कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। मतलब एटलीस्ट आप अपफ्रंटली सामने से बोल के जो भी आपकी क्लैरिटी है, जो आपने मिस्टेक, हम लोग अपने मॉरल्स और वैल्यूज पिच कर देते हैं, करेक्ट। और हम लोग अपनी शर्तें बता देते हैं कि ये आप इस शर्त में अगर आपको लेना तो लीजिए, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको प्राइस ये मेंटेन करना पड़ेगा, आपको दुकान में मेहनत करनी ही पड़ेगी। हम एकदम स्पष्ट बता देते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है फ्रेंचाइजी कि आपने लेके बैठ गए और आपने घुमाई और आपके कस्टमर आए। इट्स नॉट, दिस इज नॉट फ्रेंचाइजी मॉडल। आपके आज तक 700 से ज़्यादा स्टोर्स ऑलमोस्ट टच करने को आ गए, और आपने दुबई, ओमान, यूएस, यूके वगैरह में भी ओपन किया है। तो क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आपने यूज़ किए हैं टू रीच 700 स्टोर्स? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तो इनिशियली मैं यूज़ की, फिर तो अब कैंपेन होने लग गए। पहले तो वही जो बताया गर्ल्स हॉस्टल के पास में, आपको मालूम ही है। सेकेंडली फिर हम लोग आपस में ही, मैं और नायक जाते थे कहीं पे भी तो आपस में बात करते थे ज़ोर ज़ोर से कि यार वो सुना है चाय सुट्टा बार बहुत चलता है यार, चल घूम के आते हैं। बहुत जानबूझ के, लोगों लगे कि क्या है चाय सुट्टा बार। इनिशियली मार्केटिंग ऐसे की। फिर कोविड में मार्केटिंग की, आपने बोला कोविड के बाद से आपका पेज चला था। कोविड में हमने ऐसा किया कि हम लोग फ्री थे, तो हम लोग जितने भी बड़े लोग थे ना इन्फ्लुएंसर, उनके यहाँ पे जाके कमेंट करने लगे, कॉल अनुभव दुबे सर, कॉल अनुभव दुबे सर। लोगों लगा है कौन ये, इसको इतना लोग चाह रहे हैं, वो हमारे ही लोग थे। सो फिर वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सिट विद द वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स इन कंट्री। सो उनके पास गए तो उनके पास से अच्छी रीच मिली। नेम? संदीप सर के साथ में हो गया, हाँ रणबीर हाँ अलाहाबादिया, क्या बोलते हैं, करली टेल्स, हाँ बहुत सारे हैं, जो स्टॉक्स, हाँ हाँ हाँ, पता नहीं कितने टाइम, 300 350 ज़्यादा स्पीचेस दी अलग अलग कॉलेज में, अलग जगह पे। सो तो वहाँ से आई थिंक ब्रांड क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ गई होगी आपकी, और वहाँ से लीड्स काफ़ी आई होंगी। आई गेस के लोग स्टोरी से बहुत कनेक्ट करते हैं, लोग पर्सन से बहुत कनेक्ट करते हैं। तो अगर उनको लगता है कि हम लोग, देखिए हम लोग कभी कभी भी जीवन में कभी किसी के साथ गलत इंटेंशन से काम ही नहीं करते हैं, ये है ही नहीं हमारे साथ में। हमारे पास 4 पैसे कमाएगा, हमको चलेगा। तो शायद उनको लोग समझ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे नो यू। बट यार एक एक ना क्वेश्चन है बहुत बड़ा, और इस पे भी बहुत डिबेट्स हो चुकी हैं। बेसिकली एक पर्सन की खुद की ब्रांड आइडेंटिटी वर्सेस कंपनी की ब्रांड आइडेंटिटी, या तो आप समझ गए समझ होंगे, गया। है ना? आप इन दोनों में से किसको ज़्यादा प्रेफर करोगे और क्यों? 100% नो डाउट ब्रांड सिंस यू की। डोंट नो मैकडोनल्ड्स का ओनर कौन है फिलहाल तो, बट मोस्टली पीपल नो चाय सुट्टा बार का फाउंडर कौन है। सी अभी के टाइम पे, सोशल मीडिया के टाइम पे, यू नो हु इज द फाउंडर ऑफ जोमेटो, यू नो द फाउंडर ऑफ बोट, you know the founder of Shadi.com, you know who funded Zomato,
हु होल्ड्स द लार्जेस्ट इक्विटी? ये फ्रेंचाइजीज नहीं सेल कर रहे हैं। कौन फ्रेंचाइजी सेल कर रहा है? जोमेटो कहाँ कर रहा है? जोमेटो नहीं करता, लेकिन ओयो, हाँ यू नो ओयो कर रितेश। रहा है। हाँ ओयो कर रहा सो सी, आपने पूछा कंपनी वर्सेस आपकी है। हाँ पर्सनल क्योंकि क्या होता है आइडेंटिटी। कि कभी फॉर एन एग्जांपल एज अ पर्सन आपकी, इफ यू आर क्रिएटर इन्फ्लुएंसर, आप बहुत बड़ा नाम है और कभी उस पे इम्पैक्ट आता है, तो फिर ये होता है कि कंपनी पे भी ना इम्पैक्ट आ जाए। हाँ, बिल्कुल आ सकता है। ये और मेरा क्वेश्चन है। हमने 2016 में चालू की थी कंपनी। 2021 से हम लोग का नाम चालू होना स्टार्ट किया है। हमने 5 साल बहुत काम किया हमने, ओके। अभी भी करते हैं। बट किसी ने बोला था, आई थिंक राज ने बोला था, राज साहब ने बोला था कि बाय विल और बाय फोर्स एवरीबडी हैज टू बी ऑन सोशल मीडिया। करेक्ट। तो अरे कामत, नितिन कामत जी बना रहे हैं। हाँ अभी राज ने किनके साथ किया है? बिल गेट्स के। बिल गेट्स के साथ किया है। सो एवरीबडी इज इन सोशल मीडिया। सो आई थिंक आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि वो आपके ब्रांड को ही एक पुश देता है, क्योंकि कंपनी कैन नॉट स्पीक, लेकिन लोग उसी से कनेक्ट हो गए जो बोल सकता है, जो उनके से दिख सकता है, तो उनसे कनेक्ट करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो बोलता है ना, कंपनी के मॉरल वैल्यूज के जैसी हैं। सो कमिंग टू द वन लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट, कोई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो आप यूज़ करते हो जस्ट टू ट्रैक ऑल दिस, या आपका जो पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल है सिस्टम सस्टेन करने के लिए? एक तो हम IVR यूज़ करते हैं टू गेट द लीड्स, ओके। और लीड जनरेशन के लिए हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें और यूज़ करते हैं, टूल्स। प्लस उसके बाद में हम लोग ट्रैकिंग के लिए, मैंने बताया, पॉस यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑन सेल्स यूज़ करते हैं, इन्वेंट्री यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम लोग और भी बहुत सारे लॉयल्टी प्रोग्राम के थ्रू भी आ रहे हैं, जिसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा टेक यूज़ होगा। एक और हम लोग टेक हो सकता है इन्फ्यूज़ करते हैं बहुत जल्दी, दैट इज़ टू स्टॉप द पिल्फरेज इन द आउटलेट। कि वो एक AI सिस्टम लग जाएगा, वो दिखा देगा कितनी क्वांटिटी आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो, कौन सा यूज़ कर रहे हो, फ्रेश है कि नहीं है, क्या कलर था जब आपने दिया। तो दैट इज ट्रैक्ड बाय द AI। एक मशीन लग जाती है, वो ट्रैक करती रहती है वाया कैमरा कि आपने क्या चीज़ यूज़ की, कितना यूज़ की, इतना ही यूज़ होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग सोच रहे हैं अभी चालू करने के लिए। अगर मैं ना बात करूं इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी वाले पार्ट पे, तो अगर एक फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट करना है, हम्म। तो ऑपरेशनल, मार्केटिंग, लीगल्स, ट्रेनिंग, इन सबको कवर करने में ऑलमोस्ट कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट आता है? इनिशियल आप इसको कैसे करेंगे इनिशियली? देखिए, आप फ्रीलांसिंग में कर सकते हैं, हर चीज़ को लीगली कवर कर सकते हैं। एक आप बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट बनवा सकते हैं, LOI बनवा सकते हैं लीगली, अगर आप बात करें तो। एक फ्रीलांसिंग CA रख सकते हैं, है ना। और आपने क्या बोला इसके अलावा? Operations होते ऑपरेशन हैं, तो आपको फुल टाइम marketing रखने होती है। पड़ेंगे। मार्केटिंग भी आप फ्रीलांस कर सकते हो, Okay. बट ऑपरेशन तो आपको फुल टाइम रखने पड़ेंगे। सो अगर मैं समझूं तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ROI बहुत अच्छा है अगर एक बार चीज़ सस्टेन हो गई तो। सस्टेनेबिलिटी मतलब बहुत ईजी होता है चीज़ें। करेक्ट। वंस यू सस्टेन, इट्स वेरी स्मूथ, नॉट दैट स्मूथ, बट यस, मोटा मोटा स्मूथ है। Coming to the last part of our podcast, the grass is always the greener side. On the opposite, it's always greener. दूसरे का धंधा देख के सबको बढ़िया लगता है, यार क्या बढ़िया धंधा है, सब कुछ अच्छा करा है। बट सिंस यू आर डूइंग द बिजनेस, तो आपको पता है कि इस चीज़ के चैलेंजेस क्या क्या हैं। जब आप एक फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट करते हो, तो क्या लगता है आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों का परसेप्शन और वो परसेप्शन को मैच करना, इट्स अ वेरी बिग टास्क। सब लोग सेम पेज में रहना इज़ अ वेरी बिग टास्क। उनको ये एजुकेट करना कि कंपनी इज डूइंग फॉर यू इज़ अ वेरी बिग टास्क। उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके लिए काम करो। कई बार लोगों को नहीं लगता है, नो मैटर हाउ एफर्ट्स एंड हाउ हार्ड वर्क यू डू, मतलब उसको बहुत कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। एक तो ये, सेकेंडली आपको बैक एंड टीम मजबूत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्डली कंपटीशन, इतना ज़्यादा कंपटीशन, डेली का कंपटीशन, आप सीखते भी हो लेकिन आप उससे जूझते भी हो। ये सारी चीज़ें, फिनेंस तो है ही ऑब्वियसली। जब बैकएंड में इतनी बड़ी टीम चलाते हो और आपको सस्टेनेबिलिटी के लिए इतनी बड़ी टीम रखनी पड़ती है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी तभी आएगी जब आपके पास में एक्सपेंशन प्लान होगा। आपके पास पैसा है तो एक्सपेंशन प्लान से ही आएगा, और तभी आप सर्विस दे पाओगे, तभी सस्टेन कर पाओगे। तो ये सबको मैच करके रखना बहुत मुश्किल होता है। और फिर आई गेस के वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है जो आपको मेंटेन करना पड़ता है।
समझ रहा हूँ। अभी आप घर पे टाइम नहीं दे पा रहे हो, ट्रैवल शादी के बाद से वो तो होता ही है यार, एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ होती है ऐसी है। तो हाँ, वन लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज एडअप्स होती जाती हैं तो बहुत सारी बंद भी होती है। हम्म तो इसके लिए डू यू डू समथिंग कि यार ये रेशो कम होता जाए, क्योंकि आप एडिशनल एक फ्रेंचाइजी को कन्वर्ट करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी एफर्ट डालते ही हो। जब पुरानी बंद होती है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा लगता है कि यार क्यों बंद हुई, व्हाट इज़ द रीज़न। तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो, क्या थॉट्स हैं आपके उस पर? सी एक रीज़न की वजह से बंद नहीं होती है, बहुत सारे रीजंस रहते हैं। फिनेंस तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, बट बहुत सारे और भी रीज़न रहते हैं। जैसे कि एक हमारी शॉप में आग ही लग गई थी, नई नहीं खुली थी, फिर हमने अपनी खुद से तरफ से फ्रेंचाइजी सॉरी जो हमने फ्रेंचाइजी के पैसे लिए थे उससे ही ज़्यादा हमने उसको मशीनरी प्रोवाइड कर दी अपनी तरफ से ही। तो हम लोग हर कुछ करते हैं एज अ कंपनी के चले, एंड एज वी ग्रो वी लर्न एंड वी ट्राई टू एग्जीक्यूट व्हाट वी हैव डन। हम लोग वैसे वो करने की कोशिश करते हैं जो हमने पहले गलत किया, वो नहीं उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये सारी चीज़ करते रहते हैं हर बार, नई चीज़ ऐड करने के लिए, बेटर करने के लिए। वन लास्ट टिप जो मैं आप मेरी ऑडियंस को देना चाहोगे इतने ओवरऑल कॉन्वर्जेशन से रिलेटेड? अम, अभी कुछ टाइम से फ्रेंचाइजी के लिए परसेप्शन लोगों का ख़राब हो गया, फ्रेंचाइजी का नहीं लेनी चाहिए, ख़राब होता लूटता, ऐसा कुछ नहीं है। 95% जो कंपनीज़ हैं या तो पार्टनरशिप में, सी एंड एफ में, फ्रेंचाइजी में ही काम करती हैं। इंटेंशंस बकायदे अच्छा रहना चाहिए जिसके साथ आप जुड़ो। आई मीन, तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल अगर आप बनाते हो तो देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप फ्रेंचाइजी लेते हो या फ्रेंचाइजी क्रिएट करते हो, दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं, दोनों में कोई खराबी नहीं है। बिजनेस इज़ ऑल अबाउट रिस्क। इसमें आपको भी अपनी बुद्धि चलानी पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत बड़ी कोई फ्रेंचाइजी ले ली और चल जाएगी, तो ऐसा गारंटी नहीं रहता है किसी भी चीज़ की। मैंने आपको पहले भी ये पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बता दिया, तो इट्स नॉट दैट ईजी। बट आपको करिए, आप मतलब सोचिए, मतलब आपके पास पैसा नहीं तो फ्रेंचाइजी बहुत इजीली मॉडल है, बहुत एसेट लाइट मॉडल है। इसमें आपको खुद के जेब के पैसे नहीं लगाने हैं, आपको पैसे मिलते हैं। करेक्ट। स्केलेबिलिटी बहुत इजी रहती है कंपैरेटिवली बाकी अदर बिजनेस में। ऑल राइट, थैंक यू सो मच अनुभव भाई फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने, इस मास्टर क्लास हो गई एक फ्रेंचाइजी मॉडल की। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग। भाई, थैंक यू भाई। और लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए आप खुद बोल दो मेरी ऑडियंस। सो विजय भाई को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि मैं खुद भी इनके कंटेंट देखता हूँ, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हे एवरीवन, आई होप इस पॉडकास्ट से आपको वैल्यू और नॉलेज मिली हो एंड आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन या थॉट्स हो तो प्लीज कमेंट में बताइए। एंड नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे पॉडकास्ट देखना चाहते हो और किस गेस्ट को देखना चाहते हो वो भी बताइए। मैं 100% कोशिश जरूर करूंगा। एंड यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो ताकि आपसे ऐसी कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।